ओके बेटा, चलो आज से स्टार्ट करेंगे आपकी +1 साइंस, ठीक है। एंड आई थिंक नाम पता होगा सबको मेरा। यू आर फ्रॉम 10th है। U4 एक ही आप 10th C। ओके, 10th भी गायब ही है, एक बच्चा नहीं आया, वेरी बैड। तो 10th भी वाले बच्चे ज़रूर आए कल से, ठीक है। और फर्स्ट डे से ही पढ़ाई स्टार्ट होगी। कोई सोच रहा है कि हम नहीं आएंगे ना, पढ़ाई चलती रहेगी, डेली होगी। एंड जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वही पढ़ाऊँगा जो आपको 10th क्लास में पढ़ाया था, केमिस्ट्री, ठीक है। 9th 10th में पढ़े होंगे आप लोग, नहीं आप तो शायद ओनली 10th में पढ़े हो, 9th में था मैं। चलो, तो जितनी केमिस्ट्री पढ़ी फर्दर उससे आगे चलना है। आप देखो जरा ध्यान देना, 10th तक जो आपने केमिस्ट्री पढ़ी है ना, दैट वॉज वेरी वेरी इजी, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। बट नाउ अब आप आ गए हो स्पेशल फील्ड में, साइंस। आपने स्ट्रीम ही लेनी है। देखो अब ये नहीं है कि साथ में हिंदी चल रही है, इंग्लिश चल रही है, SS चल रही है। अब आपने स्ट्रीम ले ली है। नाउ यू शुड बी वेल अवेयर अबाउट कि जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो करना क्या है उसके अंदर। जब मालूम ही नहीं होगा तो क्या फिर आप कैसे सिलेक्ट करोगे कौन सी स्ट्रीम लेनी है कौन सी नहीं लेनी। सबसे पहले जो आपकी केमिस्ट्री है, इट विल बी इन 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स होते हैं। अगर जाओगे कॉलेज में तो इन तीनों पार्ट्स के प्रोफेसर्स भी अलग अलग मिलेंगे, और तो स्कूल में नहीं होता है क्योंकि यहाँ सिलेबस एक ही है। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री, और हमेशा पहला चैप्टर जब +1 का है +2 का है, फिजिकल केमिस्ट्री से ही स्टार्ट होता है। फिजिकल केमिस्ट्री। सेकेंड इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिकॉज हम केमिस्ट्री पढ़े बाद में, पहले मालूम तो हो कि केमिस्ट्री में पढ़ना क्या क्या है। एंड थर्ड वन, एनीबॉडी नोस? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको अभी तक आप लोगों ने सुन लिया होगा कि ये सबसे हार्ड होती है या नहीं? चलो सुन लिया होगा, जो कि गलत सुना है आप लोगों ने, गलत सुना है, ठीक है। आई डोंट वांट टू गिव एनी एविडेंस फॉर दैट। आपको उसके लिए हमारे जो +2 कर चुके बच्चे हैं, इसी साल की होगी, उनसे पूछ लेना कि ऑर्गेनिक मुश्किल है या आसान है, ठीक है। ऑल्दो अगर आपको सही फीडबैक लेना है रिगार्डिंग साइंस और केमिस्ट्री, जो बच्चा +2 कर चुका है उससे पूछना। अभी जो कर रहा है उसको उतना आइडिया नहीं है जितना कि जो बच्चा +2 कर चुका है, ही विल और शी विल गिव यू द बेस्ट आइडिया, अगर वो सही है। हाँ, जिससे पूछ रहे हो देख लेना वो है भी कौन। अगर ही इज़ योर फ्रेंड और फ्रेंड मी, व्हाट इज फ्रेंड मी? One is friend me. Huh? Friend me is that who appears to you like a friend, and he will also show you that he is your or she is your friend, but in his heart he is making conspiracy for you. मतलब मुंह पर कुछ और है, पीछे कुछ और है, फ्रेंड बन रहा है, बट ही इज इन रियलिटी इज योर एनिमी। तो क्या करेगा? आपको गलत सलाह देगा। तो आपको देखना भी है, और वो किस लाइक, मतलब कैसा उसका बैकग्राउंड है, किस तरीके का सिंसियर है, उससे पूछोगे तो ही विल गिव यू द बेस्ट आइडिया, ठीक है। अब फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, 3 टाइप की केमिस्ट्री है। एनीबॉडी सिटिंग हियर कैन डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी कि क्या क्या इनमें फ़र्क होता है? कोई भी नहीं? देखो नाम से ही आ रहा है। फिजिकल आपने 9th में पढ़ा होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो व्हाट इज फिजिकल? इसमें बॉडी की मूवमेंट हो। चलो देखो, वो फर्स्ट ऑफ ऑल, चलो इससे पहले मैं आऊँ, व्हाट इज केमिस्ट्री? मीन्स अगर बहुत ही शॉर्ट में बोल लें तो स्टडी ऑफ केमिकल्स, स्टडी ऑफ केमिकल्स। लेकिन स्टडी भी क्या करना है? बहुत सारी चीजें हैं केमिकल्स की स्टडी करने के लिए। उसमें जो फिजिकल चीजें आती हैं, पता क्या है? फिजिकल ये है कि
कितना उसका बॉइलिंग पॉइंट है, कितना उसका मेल्टिंग पॉइंट है, उसका क्या कलर है, ठीक है। ये चीजें आती हैं फिजिकल में, मेल्टिंग पॉइंट, फिजिकल पॉइंट। लाइक अगर कोई चीज वेपर गैस की फॉर्म में है तो गैस विल एक्सर्ट ऑलवेज प्रेशर, गैसेस विल ऑलवेज एक्सर्ट प्रेशर। तो कितनी गैस कितना प्रेशर लगा रही है, ये चीजें इन्हें फिजिकल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। मैं अगर सिंपल कहूँ तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इसके अलावा प्रेशर्स लाइक गैस का प्रेशर, लिक्विड प्रेशर, व्हाटएवर, और चीजें बहुत सारी आएंगी, वो पढ़ोगे पता चल जाएगा, वो तो भी थोड़ी लंबी कहानी है। अब इस सिंपल वे में फिजिकल मीन्स जो चीजें आपको ना दिखती हैं सामने से, जिनको आप बड़ा इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे आपने पानी उबाला, यू आर बॉइलिंग वाटर, दिख रहा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है, सामने दिख रहा है आपको, ये फिजिकल है। मीन्स उस केमिकल की फिजिक्स से पता लगा रहे हो, मतलब जो उसकी फिजिक है, जो उसकी बॉडी है, उससे पता लगा रहे हो, दैट इज फिजिकल चेंज। अब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों में ही रिएक्शंस हैं, मतलब जब दो केमिकल मिलेंगे तो एक नया चेंज आएगा। एंड यू नो व्हाट इज केमिकल चेंज? इन विच समथिंग न्यू फॉर्म्स, इन विच समथिंग न्यू फॉर्म्स। तो जब दो अलग अलग एलिमेंट मिलकर के कुछ नया बना दें, वो स्टडी है ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, दोनों में ही ऐसा होगा, दोनों में ही केमिकल रिएक्शंस होंगी, दोनों में होंगी। डिफरेंस क्या है बताता हूं मैं आपको। जो ऑर्गेनिक वाले हैं ना, इसमें कार्बन कंपाउंड्स आएंगे। क्या आएंगे? कार्बन कंपाउंड। जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा मीथेन, अल्कोहल, एसीटोन, व्हाटएवर, बहुत चीजें, बेंजीन पढ़ा होगा आपने। ये चीजें आती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑल्दो ऑर्गेनिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है वैसे? व्हाट इज ऑर्गेनिक? जैसे आपको तो रखा है ऑर्गेनिक फार्मिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक? चलो फार्मिंग के लिए ये सही है कि इन विच वी डू नॉट यूज एनी केमिकल, इन विच वी यूज ओनली नेचुरल। जैसे मैन्योर का यूज करना है आपने, एक्सेप्ट दी फर्टिलाइजर, यूरिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऑर्गेनिक का जो अगर मैं बात करूं बड़ा सिंपल वे में, द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक इज लिविंग। जो या तो अभी लिविंग है या पहले लिविंग थी या थोड़ा डेड हो गई है। अगर कोई जानवर है, कोई एनिमल है और वो मर जाता है, तब भी वो क्या है? एक ऑर्गेनिक बॉडी है, क्योंकि वो खराब होएगी, डिकम्पोज होगी, उसको दूसरे बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देंगे। लेकिन एक प्लास्टिक है, उसको बैक्टीरिया डिके नहीं कर सकते। वो कैसा है? इनऑर्गेनिक। वो कैसा है? इनऑर्गेनिक। प्लास्टिक भी ऐसा नहीं है कि आपको मिलता है कहीं जमीन में गड़ा हुआ। प्लास्टिक कैसे बनाते हैं? ये प्लास्टिक कैसे बनता है वैसे? क्या? पेट्रोलियम से। बेटा पेट्रोलियम से बनता है, ये पेट्रोकेमिकल सब्सटेंस है, दैट्स व्हाई प्लास्टिक बर्न होता है फटाफट। तो ये पेट्रोकेमिकल सब्सटेंस है, बैक्टीरिया से खराब नहीं होता, इसीलिए पॉलीथीन आप गिरते हो कई सौ सालों तक डिकम्पोज नहीं होती है, दैट्स व्हाई इट इज डेंजरस फॉर द एनवायरनमेंट ऑल्सो। तो ऑर्गेनिक चीजें वो हैं जो लिविंग थिंग, या तो लिविंग है या लिविंग थिंग से बनी हुई है। जितने भी प्लांट्स हैं आपके सब ऑर्गेनिक हैं, ठीक। आपके पास ह्यूमन बॉडी है, वुड कैसी है? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक है, प्लांट है भाई, ग्रो हुआ है, लिविंग थिंग्स, लिविंग से बना हुआ। डेड हो चुका है अलग बात है, आपने वुड पेड़ काट दिया, वुड ड्राई हो गई, बेशक, पर है वो बना, किसका सोर्स क्या रहा था? उसका लिविंग ही था जो ग्रो कर रहा था। तो मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने कार्बन कंपाउंड्स पढ़ने हैं, क्योंकि कार्बन ही लिविंग चीज के लिए बेसिक फंडामेंटल चीज है। हमारी बॉडी किससे बनी है? मेन कार्बन से बनी है। आपको एक सेल से बनी हुई है, सेल में भी जो चीजें हैं, ग्लूकोज है, किससे बना हुआ है? कार्बन से। सेल के अंदर प्रोटीन है, किससे बना हुआ है?
कार्बन से है, उसमें कार्बन दिखाता है आपको प्लस 2। तो मतलब जितनी भी चीज़ें लिविंग हैं उन सब में कार्बन है। वुड में भी कार्बन है। कैसे? आप जलाते हो वुड को एज ए फ्यूल, बिकॉज इट कंटेन्स कार्बन, और कार्बन की बर्निंग से फ्यूल जो हीट है वो प्रोड्यूस होती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लिविंग थिंग्स पढ़ेंगे और इनऑर्गेनिक में नॉन लिविंग थिंग्स की केमिकल स्टडी होगी। नॉन लिविंग जैसे मेटल्स, जैसे आपके पास यूरिया है, वो भी एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। सॉरी गलत बोल दिया, यूरिया ग्लूकोज, ये यूरिया है, ये आते हैं ऑर्गेनिक में। बताऊंगा क्यों। यूरिया एक्चुअल में सबसे पहला ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो लैब में बना है। मीन्स नाउ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर आल्सो इन 2 कैटेगरीज, जो एक तो नेचुरल है और एक जो लैब में बनाए गए हैं। तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कोई जरूरी नहीं है नेचुरल ही हो, ऑल्दो ऑल द नेचुरल आर ऑर्गेनिक। जितने भी नेचुरल हैं वो सब ऑर्गेनिक हैं, लेकिन सब के सब ऑर्गेनिक नेचुरल हो जरूरी नहीं है। कुछ सब्सटेंसेस आपके होते हैं जो सिंथेटिक हैं बट फिर भी ऑर्गेनिक हैं, जिसका एग्जांपल है आपका यूरिया। यूरिया इज अ सिंथेटिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे यूजुअली मेनली मेटल्स। तो मेटल्स की स्टडी होगी, उनकी रिएक्शंस होगी विद ऑक्सीजन, विद क्लोरीन, ये जो भी आने वाला है वो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आने वाला है, ठीक है। अब ये 3 पोर्शन आपके हो गए, पता चल गया आपको कि केमिस्ट्री में पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। अब देखो बेटा, थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। उस दिन भी हमने किया था, बट ऑन दैट डे यू आर नॉट इन अ मूड टू लिसन, ठीक है। बाकी तो फैसला आपने लेना है। मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि आई एम इन्फ्लुएंसिंग यू कि आप ये करो, अपना देखो उसके बाद। बट जो मुझे लग रहा है कि बेस्ट एडवाइस फॉर यू बाय ऑब्जर्विंग दीज मैनी 20+ ईयर्स जो मैं पढ़ाए हैं, या स्कूल में हूँ मैं 11 ईयर्स से, जो मैंने एक ट्रेंड देखा है उसके बेस में बता रहा हूँ मैं आपको। दैट विल हेल्प यू टू सिलेक्ट वेदर यू वांट टू स्टडी इन स्कूल और कहीं करना करो, देखो मर्जी आपकी है वो। तो देखो सबसे पहली चीज़, अभी कितनी है आपकी? 15, चलो 16 मान लो मैक्सिमम, 16 से ऊपर नहीं है बेटा। अभी जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे साइंस को, आप सोचते पता क्या हो कि हम 10th में थे, फटाफट हमने सब कुछ कर लिया था, इट वॉज नॉट टू मच डिफ़िकल्ट फॉर अस। हम बल्कि मैं तो ना लास्ट के 1 हफ्ते पढ़ा तो भी नंबर 90% आ गए। उस चीज़ के बेसिस पर अगर आप ये सोच रहे हो कि +1 की साइंस भी वैसी होगी, स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग फॉर कंपटीशन, तो बिल्कुल 100% गलत हो। ऐसा बताओ 100% गलत हो। एक्सेप्टल केस हो सकता है 1 आउट ऑफ 1000, बट उस बच्चे के नंबर कम से कम 10th में आने चाहिए 98%, कम से कम। उससे कम है डाउट है कि वो कुछ कर पाएगा। हाँ, अगर आपके 98% प्लस आ रहे हैं देन यू कैन गो, देन यू कैन आई विल से। वो भी अगर आपको अच्छा आपको लगता है तब जाएं, कि ये नहीं कि नंबर आ गए इसलिए चले जाना है, ठीक। लेस देन 90% आई डोंट थिंक कि अगर आप जा रहे हो किसी भी कोचिंग सेंटर में, रियलिटी पता क्या है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया उस दिन भी, आप आज +1 क्लास में आ गए हो, 16 ईयर्स की आपकी एज है, एंड साइंस जो थोड़ी सी स्टार्ट हुई थी तरीके से, किस क्लास में हुई थी? 8th में थोड़ी बहुत, ऑल्दो 9th में ठीक ठाक हुई है, बट 8th में थोड़ी बहुत साइंस आ गई थी। बट वहाँ पर भी आपको कुछ डिफ़िकल्टी फील होती होगी, जैसे वो कुछ थे केमिकल इफेक्ट्स वगैरह वगैरह में होती होगी, लेंस वगैरह में होती होगी। अब जब आपने 10th क्लास कर ली, अब मैं कहूँ आपको उस 8th क्लास के बारे में पढ़ने के लिए, क्या आपको मुश्किल लगेगी? नहीं लगेगी। लेकिन उस समय वो मुश्किल लग रही थी और होती भी है। वो आपके एज के अकॉर्डिंग, जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग थी, जितना ब्रेन डेवलप हुआ था, NCERT ने उसके अकॉर्डिंग ही आपको सिलेबस दिया था कि 8th क्लास का बच्चा इतनी एज का होगा, उसको खेलना भी है, उसको एंजॉय भी करना है, इतना पढ़ाया जाए तो उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए सही है। पढ़ाने को वो एक्स्ट्रा भी आपको सिलेबस दे देते, और कुछ बच्चे कर भी लेते, करो ना आपको, लेकिन जो सिलेबस बनाया गया था वो बनाया गया था एवरेज बच्चे के लिए, कि मतलब देखो वो ये देखेंगे कि बच्चा बहुत वीक है, उससे बनाएंगे तो फिर सिलेबस को 1/4 करना पड़ जाता है।
वो देखते हैं कि क्लास के अंदर बच्चे 15% ऐसे भी हैं जो बड़े अच्छे हैं, हार्ड वर्किंग हैं, इन्हें अगर डबल कर दें तब भी कर लेंगे, वो भी नुकसान था। उन्होंने क्या किया, एवरेज रास्ता लिया। दैट्स वाई कुछ बच्चों को लगा इतनी आसान है साइंस या स्टडी, 8th की पूरी स्टडी आपको बड़ी आसान लगी, उनको लगी जिनको गॉड गिफ्ट, मैं कह रहा हूँ इसमें कोई वो नहीं है, गॉड गिफ्ट है कि उनकी कंसंट्रेशन अच्छी है, एक बार में सुना बैठ गया, याद करने की पावर भी अच्छी थी, माइंड से स्किप नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कहीं कहीं डिफिकल्टी आई होगी, आपके डाउट आए होंगे और टीचर से ये जैसे मर्जी आपने उन्हें सोल्व करवाया होगा। लेकिन आज 10th क्लास में आने के बाद, प्लस 1 आने के बाद वही पढ़ाया जाए आपको, एक हफ्ते में पढ़ लोगे, डाउट भी नहीं आएगा। सेम थिंग अब अगर आप आज स्कूल छोड़ करके, कोई भी स्कूल, बाद में स्कूल की नहीं कर रहा हूँ, कोई भी स्कूल छोड़ करके आपने डिसाइड किया कि आई वांट टू गो फॉर द कंपटीशन, ये मान के चलना स्कूल से ज़्यादा नहीं तो कम से कम 75% एक्स्ट्रा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। उनकी मजबूरी है, पढ़ाना भी पड़ेगा, जरूरी भी है, मजबूरी नहीं है, जरूरी भी है। जब वो पढ़ाएंगे, पहली चीज़ तो प्लस उनका सिलेबस ही मुश्किल है, उसके बाद वो पढ़ाएंगे उस लेवल का। बेटा अभी जो आज की आपकी एज है, बिल्कुल अभी रिसेंटली आप 10 से आए हो, 16 ईयर की एज है, अभी भी मैच्योरिटी नहीं आई है, वैसा बता रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि आ चुकी है, चलो लगता है, वो हर एक को लगता है, अभी भी नहीं आई है, इसे गेन करने में टाइम लगता है। आप यू विल बी मीन्स आउट ऑफ 10 9, एक बच्चा एक्सेप्शन है, ऐसा बता रहा हूँ। आउट ऑफ 10 9 विल बी अंडर प्रेशर, और प्रेशर कब बढ़ेगा, जैसे जैसे आपके टेस्ट होना स्टार्ट होंगे। शुरुआत में आपके नंबर अच्छे आएंगे, सब कहता हूँ, किसी सेंटर चले जाओ अच्छे नंबर आएंगे। रीज़न बीइंग वो छोटे सिलेबस को या किसी सिंपल टॉपिक को लंबे टाइम में करवाएंगे। लाइक मैं करवा दूंगा, वो तो आसान टॉपिक पकड़ेंगे, आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, एक तरीके से वो क्रैमिंग का ही दूसरा रूप है, समझाएंगे भी, ऐसी बात नहीं है। और वो क्वेश्चन देंगे जो आप बड़े आराम से कर सकते हो। आपका टेस्ट होगा MCQ वाला, फर्स्ट टेस्ट में आपके नंबर बढ़िया आ जाएंगे, आपको लगेगा नहीं बिल्कुल सही जगह पर हम आ गए हैं। इट विल कंटिन्यू फॉर 1 or 2 months, आफ्टर दैट बेटा उतना स्लो नहीं करवा सकते, उनकी गलती नहीं है, ऐसा होता है, गलती सिलेबस की। इतना वास्ट सिलेबस है, अगर इसी स्पीड से करवाएं, अब टॉपिक इन्होंने आसान पकड़ा था, टॉपिक मुश्किल वाले भी हैं, वही पकड़ने पड़ेंगे, उनको छोड़ सकते नहीं हैं, वो भी करवाएंगे। देन यू विल फील रियलाइज कि अब मुश्किल हो रहा है। अब उसमें क्या होगा, कुछ एक बच्चा जो है 10 में से एक, अगर बच्चे आपके पास 100 बच्चे हैं तो 10 होंगे उस क्लास के अंदर, वो 10 स्टूडेंट्स तो कंफर्टेबल है, उन्हें कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगी, थोड़ी बहुत आएगी वो डील कर लेंगे। लेकिन 90 बच्चों के ब्रेन मीन्स आपके दिमाग से ऊपर बातें जानी स्टार्ट हो जाएंगी और वो वहाँ रुकेंगे भी नहीं, अपने पेस से चलना पड़ेगा उनको, नहीं चलेंगे सिलेबस रह जाएगा। और फिर क्या होगा, आफ्टर 2-3 months आपके नंबर इतने कम आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता यू विल बी इन अ प्रेशर कि मार्क्स नहीं आ रहे, क्या करें, मार्क्स नहीं आ रहे हैं। और बेटा अभी आपकी एज नहीं है जहां आप ब्रेन के ऊपर इतना प्रेशर लो, बता रहा हूँ मैं। अरे भाई ये लास्ट 2 years रह गए हैं आपकी स्टडी के, स्कूलिंग स्टडी के, इसमें पढ़ना भी है, इंजॉय भी करना है, मेंटल मैच्योरिटी बढ़ानी है, लाइफ स्किल सीखनी है, बहुत सी चीज़ें हैं। अभी ये 2 साल है ना, ये केवल आपकी स्टडी के नहीं है, इसमें आपने वो चीज़ें सीख लेनी है जो अभी रह गई हैं। बेटा अभी तक तो मैं रिलेटिव बता रहा हूँ, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें लाइफ स्किल की बहुत कम नॉलेज है, कुछ एक अच्छे हैं बच्चे, से बात नहीं है। लाइक आपके घर मेहमान आ जाएँ, कैसे डील करना है, बहुत कम बच्चों को पता है। किसी प्रॉब्लम से डील करना हो, कोई प्रॉब्लम आ गई, कैसे उससे डील करना है, हर बच्चे को उसके बारे में नहीं पता है। लेकिन यहाँ सीखोगे तो कौन सिखाएगा, टीचर नहीं, गलत बात। यू आपस में सिखाओगे दूसरे को। आप जब वो उसकी टांग खींचेगा, वो उसके खिलाफ कुछ बोलेगा, वो कुछ करेगा, ये जो आप लोग आपस में क्लास में बैठोगे ना, उस समय सीखोगे। लेकिन आप जा रहे हो किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में
जहाँ पता चल रहा है कि 1.5 आवर्स की 3 क्लास हो गई, तो 4.5 आवर्स तो आपके चले गए स्टडी में। उसके बाद आपका वहाँ पर अंडर दी ऑब्जर्वेशन आप बैठे हुए हो लाइब्रेरी के अंदर, 2 आवर्स 3 आवर्स के होते हैं। इस तरीके से सारा दिन आपका निकल जाएगा। उसके बाद वो आपको देंगे मॉड्यूल्स जो करने पड़ेंगे, आपको करने ही पड़ेंगे। सारा दिन आपका प्लस सोने के लिए आपको 6 आवर्स मिलने वाले हैं, ठीक। और बाकी टाइम आपका जाने वाला है ओनली विद द बुक्स। आप सोसाइटी के लिंक में नहीं रहेंगे, और बीइंग ए सोशल पर्सन आदमी को सोसाइटी में रहना ज़रूरी है। चाहे कम रहे अलग बात है, बट रहना ज़रूरी है। और वहीं से आप सीखोगे बोलना चालना। आगे जो जाओगे ना बड़ी सिटीज़ में या बड़ी कंट्रीज़ में, कोई नहीं पूछने वाला दिखाओ आपकी डिग्री कहाँ है, कितने % मार्क्स लेकर आए थे। दे विल सी व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड दैट यू गेन ओनली इन द स्कूल ओनली। अब देख लेना, अगर आप 100 पर्सन्स लेते हो जिनकी एज 50+ है, ठीक है, और उन 100 को अलग कर लो, उनमें पढ़े लिखे अलग कर लो, 50 कर लो पढ़े लिखे, 50 कर लो आप जिनकी पढ़ाई लेस देन यू कैन से 10th क्लास है। तो कुछ एक वो वाले भी अच्छे होंगे, ऐसी बात नहीं है, वो नेचर होता है उनका, बाय जीन्स है वो। तो ज़्यादातर आदमी जो सोच समझ के बोल रहे हैं, संभल के बोल रहे हैं, जिसमें कि डिस्प्यूट क्रिएट ना हो और उनकी इमेज अच्छी बने, पढ़े लिखे होंगे। और जो वैसे कुछ भी बोल रहे हैं जिसका लॉजिक नहीं है, वैसे ही बोल दिया, मैक्सिमम वो मिलेंगे जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड पुअर है, ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाए, क्योंकि वो फैक्ट्स को पढ़ नहीं पाए कभी भी, ठीक है। तो आपको चीज़ें सीखनी है। रही बात केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो की, ये आपको एक टाइम के साथ आएगा, एकदम नहीं आएगा। अगर सोच रहे हो आप ऐसा, ये मेरी 10th है, ये मेरी 11th है, नेक्स्ट ईयर मैं पहुंच गया IIT में या किसी कॉलेज में, निट में, ये हर बच्चा 100% बच्चा ज्वाइन करता है कोचिंग को ये सोच करके। और ये फैक्ट है, जितनी सिलेक्शन होती है उसमें से 95% बच्चे वही हैं जो कि ड्रॉपर हैं। 95% ड्रॉपर ही होते हैं। वो 5% कौन से बच्चे हुए हैं, वो 2 कैटेगरी हैं उसमें भी। एक तो जो नेचुरल है, वही कहा मैंने, जिनके नंबर 99% आए, 98 आए हुए हैं, वो हार्ड वर्किंग थे। एक तो वो बच्चे हैं इसके अंदर 5% में जो कि फर्स्ट ईयर में कर सकते हैं। सेकंड, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 8th क्लास से, 9 से तैयारी कर रहे हैं, वो आते हैं। अदरवाइज आपको ड्रॉप तो लेना ही पड़ता है। और इसी स्कूल बता रहा हूँ, इसी स्कूल की बात में इतने बच्चे मैंने देखे हैं ना, और वो अच्छे बच्चे थे, टॉपर बच्चे, +1 की +2 की बाहर से नहीं हुआ, फिर दोबारा से इस साल कोटा गए थे, नेक्स्ट ईयर सीकर चले गए, वहाँ नहीं हुआ, फिर चंडीगढ़ चले गए, दिल्ली चले गए, फिर 3rd 4th अटैम्प्ट में हो गया। अब आप कहोगे जी वो तो जी उन्होंने 10th छोड़ करके ना कोचिंग कर ली थी, इसीलिए सिलेक्शन हो गया। पर ये कौन बताएगा कि जब 10th करके उन्हें +1 +2 की थी तब भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, उनको उसके बाद ड्रॉप लेना पड़ा था। ये बात तो कहीं नहीं किसी ने कही। और मैं देख रहा हूँ ये बहुत सारे अपने स्कूल के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर हमारे जो 10th क्लास के बच्चे जिनके नंबर 90+% थे, और बच्चे थे अच्छे पढ़ने में, बट उनका कोई कसूर नहीं था, बता रहा, तो उनको पता ही नहीं था रियलिटी होती क्या है। उन्होंने ज्वाइन किया, अब फिर उनको जब दोबारा देखा भाई ये तो हो नहीं पाया है, दे हैव टू टेक 1 more and 1 more, 2-3 ड्रॉप्स के बाद हुआ है, ऐसी बात नहीं हुआ है, हुआ है। और सेम अपने स्कूल में भी हुआ है। अभी आप चले जाओ मैडम के पास, मैडम के पास लिस्ट पड़ी हुई है, और हमारे पास लिस्ट वही है, नकली लिस्ट नहीं है। जिन बच्चों ने यहाँ से +2 की है वही नाम लिखे हुए हमने। चाहे तो हम उन बच्चों के नाम लिख सकते हैं जिन्होंने यहाँ से 10th की हुई है, लो जी ये भी हमारे स्कूल का IITN है, मैक्सिमम स्कूल यही करते हैं, हम लिखते ही नहीं है। हमारा यहाँ पे जो नाम मिलेगा ना आपको, वही मिलेगा जो बच्चा यहाँ से +2 करके गया हुआ है, बस। अब जाकर लंबी लिस्ट है, उसमें IITN भी हैं, बहुत सारे MBBS स्टूडेंट्स हैं। एक तो अब वो बन चुका है मेजर भी, पता होगा आपको शायद, अभी मंडी उसका नाम है, वो उसने उससे की थी FMC से। तो वहाँ पर जो MBBS करता है वो रैंक में आता है एक मिलिट्री की, तो उसकी MBBS भी हो गई होगी एंड मेजर बन चुका होगा वो। तो वहाँ तक बच्चे गए हमारे। इवन फर्स्ट बैच से ही, आई टोल्ड यू, एक लड़की थी अनु,
वो आईटी कर चुकी है, उसका भाई नेक्स्ट ईयर एमबीबीएस कर चुका है। बहुत लंबी लिस्ट ऐसी बात नहीं है, बट इन सब में कॉमन चीज़ क्या थी, सब ने यहाँ से रेगुलर स्टडी की 2 इयर्स की, और सब में एक चीज़ कॉमन थी, ऑल वर सिंसियर, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्किंग। इसकी बिना बात नहीं बनेगी, वो चाहे चल जाओ कहीं पर भी, कोटा वोटा कहीं पर चले जाओ। हार्ड वर्किंग, सिंसियर, वेल प्लान्ड। सबके नंबर 90 प्लस थे +2 में। 10th का कोई मतलब नहीं है, सब +2 के नंबर ही मैटर करते हैं। मतलब मैटर तो वहाँ भी नहीं करते, बट इससे पता चल जाता है कि हाँ आप कितने लायक हो कंपटीशन के। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके नंबर 9th क्लास में 12th क्लास में 90% से कम है, प्लीज डोंट गो फॉर द कोचिंग। बता रहा हूँ साहब, 10th से कोई आइडिया नहीं लगाना आपको। 10th से लगाना है आइडिया। अगर 10th से आइडिया लगाना है आपको कि whether should I go or not, then 98%, और जो कि ये 98% +2 के 90% के ही बराबर हैं। ऐसा था 10th के 90% और 12th के 98 और 90 दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अगर आपके नंबर 10th में आते हैं 98%, जाओ, मैं नहीं बोलने वाला। और +2 आप कर लेते हो, इस स्कूल से करो, किसी और स्कूल से करो, जहां से भी करो, अगर आपके नंबर 90% से कम है, मैं साफ कहूँगा, मेरी बेस्ट एडवाइस यही है, प्लीज़ डोंट गो फॉर द कोचिंग। इससे बढ़िया बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो करोगे ना, टाइम खराब नहीं होगा। यू विल बी एबल टू सेलेक्ट द बेस्ट फॉर यू, क्योंकि आप वहाँ फिर जाओगे कोचिंग करने के लिए कोटा में, आप नंबर आ गए आपके 70%, वो ले लेंगे। उन्हें क्या है, फीस भरनी है आपने 3 लाख रुपए, रख लेंगे आपको अपने पास। लेकिन 70% वाला बच्चा, मैं सब बता रहा हूँ, नहीं कर पाएगा। चाहे वो अच्छा है, बाय नेचर बड़ा अच्छा है, हार्ड वर्किंग भी है, कोई कमी नहीं है उसके अंदर, उसने सोच लिया है मैं कर लूँगा, बट लिमिटेशंस हैं, होती हैं आदमी की, मेरी भी लिमिटेशंस हैं। आपको +2 क्लियर आइडिया देगा कि आपको आप ड्रॉप लेना भी है या नहीं। सो माई बेस्ट एडवाइस इज दैट आप पहले +1 करो, +2 करो विद सिंसियरिटी, बाय एंजॉइंग योर लाइफ इन स्कूल। यहाँ फंक्शंस हैं उनको अटेंड करो, स्पोर्ट्स मीट है उनको ज्वाइन करो, अपनी हेल्थ बनाओ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, पढ़ाई भी करो पूरी ज़बरदस्त तरीके से, सब कुछ करो, बढ़िया खाओ, बढ़िया पढ़ो, बढ़िया खेलो। देन आफ्टर +2 अगर आप वेल मोटिवेटेड हो और आपको लगता है कि हाँ मेरा पेपर ऐसा हो चुका है कि 90% तो मेरे पॉकेट में है, या उसके आसपास भी, चलो 1% का फर्क पड़ता नहीं है, देन यू गो फॉर द कोचिंग बाय हैविंग अ ड्रॉप। आपको 1 साल का ड्रॉप लेना है, एंड आफ्टर दिस आपका जो सक्सेस रेट है वो ट्रिपल हो जाएगा एज कंपेयर टू जितना अगर आप जा रहे हो 10th छोड़ कर। ऐसा बता, इसके पीछे मेरा कोई लालच नहीं है, ऐसा बता रहा हूँ। अभी बच्चे जो लोग कम है साइंस में, ये पूरे हो ही जाएंगे बैच तो हमारे, ये हो जाएंगे, ठीक है। बल्कि हमें मैं चाहूँ कि चलो सब बच्चे ले लूँ जो लायक नहीं है, पास तो करवा देंगे हम, पास तो सारे हो जाते हैं, चाहे वो 10th में जो मर्जी मार्क्स आए हो, +2 पास करवा देंगे। उन्हें रखें तो 2 क्लास भरनी पड़ जाएंगी। बट आप लोग यहाँ स्कूल में पढ़े हो 10 ईयर्स तक, फीस भी पे की हुई है, एटलीस्ट हमारा ये बनता है एक बार सही सलाह दे देते हैं, उसके बाद जो मर्जी करें। लाइफ में कल अगर आप मिलते हो हमें आफ्टर 5 ईयर्स 10 ईयर्स, कोई ये ना कहे कि सर आपने हमें सही सलाह नहीं दी थी, कहा होता तो हम सोच लेते। हाँ, बाकी मैंने आज तक किसी बच्चे को फ़ोन नहीं किया, किसी को ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं किया कि नहीं आप यहीं आओ, बट स्टिल 1 टाइम एडवाइस देने का हमारा बनता है, वो दे दिया आपको कि बेस्ट थिंग फॉर यू इज़ टू गो विद द स्कूलिंग। बेस्ट स्कूल चूज़ करो अपने लिए, कोई ज़रूरी नहीं यही करो, आपको लगता है कोई और अच्छा स्कूल है वो चूज़ कर लो, वो मन। लेकिन कोचिंग के लिए जा रहे हो, मैं कहूँगा कि थोड़ा सा सही नहीं है। और फिर भी आपको डाउट है तो इस स्कूल से जो बच्चे गए थे 10, 15, 20 फालतू गए होंगे, हर साल 5 जाते हैं तो अबाउट 50 बच्चे होंगे। अगर आप आपके आसपास के गांव में ही होंगे, ऐसी बात तो नहीं, बाहर से गए होंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल लो, पता लगाओ कि कितना उनको उसका बेनिफिट मिला। क्या वो +2 करते ही उन्होंने कर लिया था क्रैक? अगर वो कह रहे हैं कि नहीं
+2 करने के बाद 1 और 2 ईयर्स लगे थे, वो तो हमारे बच्चे भी कर रहे हैं। देन जो आपने वहाँ पे +1 +2 करते हुए अबाउट 4 लाख प्लस खर्च किए, और यहाँ पे आपका वो बात बन रही है नियर अबाउट 1 लाख में, और फिर घर के पास 2 साल बाहर रहोगे, खाना पीना ये वो चीज़ें बड़ी मुश्किल होती हैं, वो प्रॉब्लम नहीं आई। यहाँ पे फिर आपने एक तो 4 लाख, चलो खर्च से कोई बात नहीं, 4 लाख बड़ी बात नहीं मानता अगर पैसा है तो, यहाँ पैसे छोड़ देते हैं। इन 2 ईयर्स में जो आपने लाइफ को एंजॉय किया, जो लाइफ को जीना सीखा, कुछ लाइफ स्किल्स सीखी, फंक्शन में यहाँ पार्ट लिया, एक कॉन्फिडेंस बढ़ा, बेटा यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, जीरो है। और उसके बाद फिर दोबारा वही कोचिंग, एक स्ट्रेस जो आएगा वो बेटा मेंटल हेल्थ को ख़राब करता है। आई एम सेइंग इन फ्यूचर वही लोग सक्सेसफुल हैं जो फिजिकली और मेंटली फिट हैं। अब मान लेते हैं चलो आपने IIT कर लिया और बाय चांस आपकी सैलरी लगती है 5 लाख रुपए पर मंथ, कोई बात नहीं लग सकती है, बट पता लग रहा है सेहत सही नहीं है, हार्ट काम नहीं कर रहा है, लीवर जवाब देने वाला हो रखा है, मेंटल हेल्थ ऐसी हो रखी है कि बात बात पे गुस्सा आ रहा है, तो 5 लाख का करोगे क्या? हो सकता है गुस्से में उसको आग लगा दो क्योंकि मेंटल हेल्थ सही नहीं है, ये फैक्ट है। ये बिल्कुल सही बता रहा हूँ मैं। अभी आपको शायद एक आपने पढ़ा भी होगा अखबार में, लास्ट के दिन आया था, एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे अपने HIU में, और उन्होंने अपनी बेटी को ही मार दिया था, पता था ये, छोटी बच्ची, क्यों? मेंटल हेल्थ खराब। अब मतलब उन्होंने सब कुछ किया, PhD कर ली, उसके बाद बड़े बड़े एग्जाम क्लियर कर दिए, जो भी अच्छी होती है, 2 लाख रुपीज़, कोई खास टेंशन नहीं, गए पढ़ाया नहीं पढ़ाया कोई बात नहीं, बट नो वर्क प्रेशर, नो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बट यहाँ से स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि सारा दिमाग बुक्स में लगा दिया, यहाँ लगा ही नहीं पाए कि लाइफ में जो टेंशन आएगी कैसे डील करनी है। ठीक है, तो बेटा अपना 2 ईयर्स को अगर इसमें लगाना अच्छी बात है, बट स्टिल यू आर मैच्योर एंड सिंसियर, जो डिसीजन लेना है वो लो आप। ठीक है, तो अभी टाइम कितना हो रहा है, तो टाइम देखते हैं अभी। तो क्लासेस आपका कुछ स्टार्ट हो 9:20, चलो 5 मिनट्स हैं, तो क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं, और कल से बता रहा हूँ मैं आपको बिल्कुल प्योर फॉर्म में मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगा। आप आओ ना आओ, जिसको आना है आए ना आए, सिलेबस चलता रहेगा, दैट विल नॉट स्टॉप। 2 बच्चे आए 4 आए कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और रिवाइज हम करेंगे नहीं क्योंकि वीडियो बन जाएगा, अपने आप देखते रहें, क्योंकि अगर ऐसे चलेंगे तो बेटा वो बात नहीं बन पाएगी कि मैं 1 महीने तक फर्स्ट चैप्टर पे लगा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो आज के लिए तो इतना ही है, कल से एग्जैक्टली बिल्कुल सही आपकी स्टडी स्टार्ट हो जाएगी।